तो विक्रम मूवी से लोकेश कनगराज ने रोलेक्स नाम का एक छोटा सा फव्वारा जो छोड़ा था उसका क्या हुआ ये तो हमको पता नहीं चला, लेकिन फिर भी ऐसा मान के चल लेते हैं कि शायद कुली में चल जाए। ऑल्दो ये बात लोकेश ने खुद कही है कि कुली उनके एलसीयू का पार्ट नहीं है, लेकिन यही सेम बात उन्होंने लियो के लिए भी कही थी। तो ये धोखाधड़ी से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं हम लोग, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जस्ट इन केस अगर कुली में कोई ऐसी रेफरेंस देखने को मिल गई जो एलसीयू की हुई और लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर क्या। इसके लिए मैं हूं भाई आया है एलसीयू के बारे में एक एक चीज बता के जाएगा कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि लियो के पहले तक जितनी भी मूवीज हैं उनको रिवॉच करते टाइम आई रियलाइज्ड कि यार इसके हिंदी नाम और तमिल नाम में बहुत डिफरेंस है, तो इसी वजह से प्रोनाउंसिएशन या फिर नाम वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो मेरे को गाली मत बकना, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर एलसीयू की शुरुआत होती है कैथी नाम की एक मूवी के साथ में, जो अभी तक इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी है। एंड इसको दोबारा देखने पर आई एक्चुअली रियलाइज कि लोकेश कनगराज ने पूरी की पूरी चीज पहले से ही प्लान करके रखी हुई थी। वो कैसे, आगे बताता हूं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है ट्रिची शहर में इंस्पेक्टर बिजॉय के साथ, जो 900 किलो कोकेन पकड़ चुके हैं। और ये ऐसी वैसी कोकेन नहीं, ये काफी प्योरेस्ट फॉर्म है इसका, जिसके बोरों पे बिच्छू के सिंबल बने हुए। अब ये पूरा प्रोडक्ट जो है ना, ये बिलोंग करता है अनबू और अडिकालम, दो भाइयों को, और इनकी पूरी गैंग जो है ये चला रहे हैं इसको। और जब ये पकड़ी जाती है तो डेफिनेटली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन जिन्होंने पकड़ा है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि पुलिस वाले एक पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक फार्म हाउस वगैरह पे, और इनको इस बात की खबर भी नहीं है कि इन्हीं में से एक इनको धोखा देने की तैयारी कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन राज नाम के कैरेक्टर की, जो कि नारकोटिक्स का एक ऑफिसर है, और वो अनबू को फोन करके कहता है कि देखो मुझे पता है तुम्हारा माल कहाँ पे रखा हुआ है और मैं तुमको वो चीज बता दूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरे को थोड़ा सा उसका शेयर चाहिए। और चलो उनका माल कहां पर है ये तो अडिकालम गैंग वालों को पता चल ही गया, लेकिन इसके साथ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देता है, और वो ये है कि इनकी गैंग में एक मोल है। वो उस पॉइंट पे इस कैरेक्टर का नाम नहीं जानता, इसलिए उसका नाम बता नहीं पाता, लेकिन हमको दिखाया जाता है कि अजाज नाम का एक बंदा, जो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनके पूरे गैंग के लिए, वो इंस्पेक्टर बिजॉय को फोन करके सारी इंफॉर्मेशन देता है और उनको बताता है कि इनको पता चल चुका है कि इनका कोकेन कहां रखा हुआ है। लेकिन इंस्पेक्टर बिजॉय के बदले में पूछते हैं कि वो तो ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें घोस्ट के बारे में पता चला। अब घोस्ट कौन है, क्या है, इसके बारे में हमको अगली मूवी में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए एजाज की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अडिकालम और उसके आदमी जो है वो किसी और को टपका चुके हैं मोल समझकर। तो अडिकालम का भाई अनबू जो है वो टेबल पे नोटों की गड्डी बिछा देता है, हाथ में एक चक्कू लेकर थोड़ा फ्लेक्स करता है। ये चक्कू का रेफरेंस आपको आगे समझ में आएगा। और फिर अपने लोगों से कहता है कि जो मुझे उन 5 पुलिस वालों के सर ला के देगा उनको मैं ये नाम दूंगा। ये सारी की सारी चीजें किसको लेकर रेफरेंस है ये आगे समझ में आएगा। तो अब जो पुलिस ने इतना सारा कोकेन जब्त किया था ना, वो 2019 में बने हुए एक पुलिस स्टेशन के नीचे बेसमेंट में है, जो कि अंग्रेजों के टाइम से चल रहा था। एंड अब अडिकालम और उसके गैंग को ये बात पता चल चुकी है, तो वो इस पर रेड मारने जाएंगे। लेकिन जो पुलिस वालों की पार्टी चल रही है ना, वहां पर भी कम ड्रामा नहीं है, क्योंकि इन पुलिस वालों के बीच में भी अडिकालम गैंग का एक मोल है, जो क्या करता है कि इनकी जितनी भी ड्रिंक्स है उसमें जहर मिला देता है, जिसको पीने के बाद ये सारे के सारे लोग मरना शुरू कर देते हैं, खून की उल्टियां करने लगते हैं। सिर्फ इंस्पेक्टर बिजॉय, जो कि उस टाइम पर एंटीबायोटिक्स खाने के चक्कर में दारू नहीं पीते हैं, वो बच जाते हैं। अब अपने कलीग्स की इतनी बुरी हालत देखकर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जान बचाने के लिए इन सबको 4-5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। तो ये काम करने के लिए वो एक लॉरी पकड़ते हैं, लेकिन उसको ड्राइव करना उनके बस का नहीं है, बिकॉज ही इज इंजर्ड। तो वो वहीं पर मौजूद एक ऐसे कैदी की मदद लेते हैं जो कि रिहा होने के लिए तैयार ही था, मतलब उसको रिहा होना था और उसे अपनी बेटी से मिलने जाना था। इस बंदे का नाम है दिल्ली, और ये बहुत ज्यादा रिलक्टेंट है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से अब उसकी लाइफ सॉर्ट हो चुकी है। वो कल अपनी बेटी से मिल लेगा और उसको लेकर के अपने गांव चला जाएगा एंड ही विल बी फाइन। लेकिन फिर इंस्पेक्टर बिजॉय उसको थोड़ा सा फोर्स करते हैं। वो पहले बिरयानी खाता है, विच इज लाइक द आइकॉनिक सीन ऑफ दिस एंटायर फ्रेंचाइज, और फिर उठ करके लॉरी में सारे पुलिस वालों को लादते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब वो जो थोड़े टाइम पहले मैंने गद्दारी की बात करी थी, तो वो मोल इन्हीं की लॉरी में एक पुलिस वाले की एक्टिंग कर रहा है, जिसको नशा वशा हो चुका और वो खुद भी मरने वाला है। लेकिन इसी की आड़ में वो जितने भी गुंडे हैं, मतलब अडिकालम गैंग वाले हैं, उनको इनकी लोकेशन बताता जा रहा है, जिस वजह से दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली अटैक्ड। कभी लॉरी में आग लगाने की कोशिश करी जा रही है, कभी आगे पीछे से थपेड़े पड़ रहे हैं, मतलब इनको बस मारना है, रोकना है कैसे भी इतने सारे पुलिस वालों को हॉस्पिटल पहुंचने से। और इसी बीच हमें कई सारे आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलती हैं, जहां पर दिल्ली की पावर समझ में आती है। हालांकि दिल्ली इतनी आसानी से इनकी मदद नहीं करने वाला था, लेकिन इंस्पेक्टर बिजॉय उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा, उसको उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है,
और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इसी चीज के लालच में आकर दिल्ली सोचता है कि चलो ठीक है, इनकी मदद कर दी जाए, और फिर बढ़िया, काफी बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अनबू की गैंग है वो पहुंच चुकी है उस पुलिस स्टेशन में, और वहां पर जाकर ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैच ये है कि इस पुलिस थाने में अब कोई भी पुलिस वाले नहीं है सिवाय एक के। इनका नाम है नेपोलियन, और ये अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफर होकर आए थे। इनकी ज्वाइनिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, और इसी वजह से जब सारे पुलिस वाले इनको छोड़ के जाते तो इनको कुछ समझ में नहीं आता। इनके साथ में कुछ कॉलेज वाले बच्चे हैं, और जब इन लोग को पता चलता है कि इस पुलिस स्टेशन पे अटैक होने वाला है तो वो उसको एक फोर्ट्रेस बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब हर कहीं से उसको बंद कर देते हैं। आदिकालम और उसके आदमी वहां पहुंचते हैं, उस पर अटैक करते हैं, और अनबू को पीछे से एक रास्ता मिल जाता है स्टेशन में घुसने का, जहां से वो घुसता है, इन पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन 4-5 कॉलेज के लौंडे मिल करके उसको अच्छा सा रगड़ते हैं और फिर चेयर से बांध देते हैं। अब दूसरी तरफ दिल्ली और बिजॉय जो है बड़ी मुश्किल से उनके साथियों को हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं, और अब जब उनकी लाइफ सेफ है तो वो जाते हैं उसी सेम पुलिस स्टेशन में जहां पर इतना सारा कांड हो रहा है। अब यहाँ पर आदिकालम और उसके आदमियों को इतनी बुरी तरह से अटैक करता हुआ देखकर इनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, तो दिल्ली के हाथ लगती है एक मिनी गन। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा सेटअप किया है, बीच में कहीं पे दिखाया हुआ है, और फिर जब दिल्ली को मिलती है तो वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये क्या लेके आया है? लगता है ये मच्छर मारने की मशीन है। क्योंकि इतने सारे ओवरवेलमिंग फोर्सेस हैं जो लगातार आती ही चली जा रही हैं, तो उनको रोकने के लिए एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी चाहिए। तो इस मिनी गन को दिल्ली उठाता है, इसका मैनुअल नेपोलियन पढ़ के उसको बताता है कि कैसे ऑपरेट करनी है, एंड ही गोज क्रेजी। वो पूरी की पूरी गाड़ियां, जितने लोग हैं, सबको उड़ा के रख देता है, एंड द डे इज सेव्ड। दिल्ली को अपनी बेटी मिल जाती है, जिसको लेकर वो गांव चला जाता है। नेपोलियन को इस बात का क्रेडिट मिल जाता है कि उसने वो मिनी गन उठाई और इतने सारे लोगों को भून डाला, एंड ही एक्चुअली सेव द डे। और मतलब वो कुल मिला के इस पूरी सिचुएशन का हीरो वो बन गया है। लेकिन आदिकालम और अनबू को वो नहीं मिल पाया जिसके लिए वो आए थे। इंस्पेक्टर बिजॉय इन सारी चीज को देखकर खुश होता है और अपने घर निकल जाता है, अपने परिवार के पास। लिटिल डिड ही नो कि उसकी खुशी बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाली। और यहां से शुरू होती है विक्रम मूवी, जहां पर हम प्रबंजन नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि अंडर कवर काम कर रहा है एक ड्रग कार्टेल में। ये लोग चेन्नई में ऑपरेट करते हैं, और यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि इनके बोरों के ऊपर वही सेम बिच्छू वाला स्टैंप है जो हम लोगों ने कैथी मूवी में देखा था। प्रबंजन जिससे भी फोन पे बात करता है उसको इस चीज की लोकेशन बता देता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कमल हसन का कैरेक्टर कर्णन। इनके कैरेक्टर को हिंदी में करण बोला गया है और तमिल में इसका नाम है कर्णन। तो मुझे नहीं पता करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं कर्णन बोलना चाहूंगा यहाँ पे। अब कर्णन बढ़िया नशे वशे में रहता है, डांस वांस करता है, इतने में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब कुछ काला मास्क पहन के लोग आते हैं, उसको उठा कर ले जाते हैं और उसको पब्लिकली रिकॉर्ड कर देते हैं, मतलब उसका एग्जीक्यूशन जो है वो दिखाते हैं लोगों को रिकॉर्ड करके, जिसके एंड में एक ब्लास्ट होता है और इसकी बॉडी के बस पार्ट्स ही मिल पाते हैं। इसके बाद हमको फहद फाजिल का कैरेक्टर अमर दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट की एक बहुत ही ज्यादा खुफिया एजेंसी का लीडर होता है। इसका नाम है ब्लैक स्क्वाड, और अमर को ये काम सौंपा जाता है कि ये जो 4 सीरियल किलर्स घूम रहे हैं, मतलब मास्क वास्क लगाकर लोगों को मार रहे हैं, उनको पकड़ने का। इस पॉइंट पे हमको ये बात भी रिवील करी जाती है कि प्रबंजन जो स्टार्टिंग में हमको कैरेक्टर दिखाया गया था, उसको भी इन्हीं मास्क किलर्स ने मार दिया। उसके बाद जिसको इस गैंग ने मारा है वो है कर्णन का कैरेक्टर। एंड द थर्ड पर्सन जो पिछले पार्ट में स्टीफन राज बंदा याद है आपको, वो नारकोटिक्स ऑफिसर जिसने अनबू और उसकी पूरी गैंग को बता दिया था कि सारा का सारा कोकेन कहां पे रखा हुआ है, तो उसका भी इस गैंग ने एग्जीक्यूशन कर दिया है। और ये पूरा काम ब्लैक स्क्वाड को सौंपा है पुलिस के चीफ ने, जिसका नाम है जोसेफ। अब अमर इस पूरी गाथा को सुनने के बाद कर्णन के कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है, एंड ही फाइंड्स आउट कि जैसा उसने सोचा था ये कैरेक्टर वैसा नहीं है। ये सबसे पहले तो प्रबंजन जो कि मर चुका है उसका अडॉप्टेड बाप था। मतलब एक दिन प्रबंजन एक वृद्धाश्रम में गया और वहां से इनको उठा करके ले आया, अडॉप्ट कर लिया, और अब इन दोनों की ही मौत हो चुकी है। और ये चीज अमर को काफी क्यूरियस बना देती है, स्पेशली तब जब प्रबंजन की मौत के बाद उसको ये पता चलता है कि कर्णन पूरी तरह से अल्कोहलिक हो गया, ड्रग्स में इंटरेस्ट लेने लग गया, लड़कीबाज हो गया। मतलब ही वाज डूइंग एवरीथिंग जो कि आप एक प्रोटैगनिस्ट से एक्सपेक्ट नहीं करते। वो सबसे पहले कर्णन के ड्राइवर से मिलता है, जो उसको बताता है कि भाई दारू तो बहुत पीते थे लेकिन डेली गोल्फ खेलने जाते थे, वहां पहुंचकर वो गोल्फ खेलते थे और उसके बाद 1 घंटा बैठ के पता नहीं क्या लैपटॉप पे काम किया करते थे। ये बात अमर को बहुत अच्छे से समझ पे नहीं आती, बट ही अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो जाता है एक जिम में, जिसके बारे में भी उस ड्राइवर ने ही बताया था कि वो कभी भी जिम नहीं मिस करते। तो वो जिम में जाकर उसको पता चलता है कि उसका ओनर जो है वो खुद भी कर्णन का बहुत अच्छा दोस्त था, और उसने वो ट्रांजिशन महसूस किया। उसके बेटे की डेथ के बाद कर्णन वाज ऑलवेज ड्रिंकिंग, जितना भी उसको रोकने की कोशिश करो ही नेवर लिसन्ड। अब अमर जब इस पूरी चीज को और भी डीपली इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको कर्णन के कमरे से एरिथ्रोजाइलम के कुछ पैकेट्स मिलते हैं। वो जब उसको लैब में लेके जाता है तो उसको पता चलता है कि ये कोकेन बनाने का रॉ मटेरियल है। मतलब इतने से एरिथ्रोजाइलम से बहुत सारी कोकेन बनाई जा सकती, मतलब जितना बता रहा हूँ उससे कहीं गुना ज्यादा बनाई जा सकती थी। तो इतना तो अमर को समझ में आ जाता है कि जितना वो इसके बारे में जानता जा रहा है, कर्णन उससे भी ज्यादा लेयर्ड
डेड इंसान निकल रहा है। अब इसी बीच अमर को ये चीज भी पता चलती है कि ऐसा ही रॉ मटेरियल जो है उसका एक पूरा कंटेनर मिसिंग है। एंड जब ये कंटेनर मिसिंग गया उसी के बाद से इन 3 लोगों की हत्या हुई है और ये मास्क किलर्स का गैंग देखने को मिला है। एंड इसी चीज को और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पे उसे लुंगी गैंग के बारे में पता चलता है, जो चेन्नई के पोर्ट्स पे इस पूरी रॉ मटेरियल और कोकेन जो है उसके सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये काफी ज्यादा रूथलेस है, लेकिन कैच ये नहीं है, कैच है इनका लीडर संदनम। ये एक्चुअली वो इंसान है जो एरिथ्रोजाइलम मतलब कोकेन के रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसे एक्चुअल कोकेन में कन्वर्ट करता है। इसकी 3 बीवियां, परिवार में करीब 70-80 लोग हैं और एक बड़ा सा घर 10,500 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है। लेकिन इसी घर के बेसमेंट में ये अपनी लैब को एस्टैब्लिश कर चुका है, जहां पर ये एरिथ्रोजाइलम और कोकेन वाला पूरा प्रोसेस करता है। और इसी एरिथ्रोजाइलम को इसने एक ऐसे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है जिसको ये खुद कंज्यूम करता है अपने आप को हल्क आउट करने के लिए। मतलब अगर ये अभी संदनम है तो उस जड़ी बूटी को खाने के बाद ये हो जाता है संदनम अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट। अब संदनम हालांकि काफी पावरफुल है, लेकिन एक प्रॉब्लम उसको अभी भी सता रही है और वो है रोलेक्स। रोलेक्स सपोजिडली उसके ऊपर बैठने वाला इंसान है जिसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, और वो कॉन्स्टेंटली संदनम को कंटेनर ढूंढने के लिए फोर्स कर रहा है क्योंकि वो उसका माल है। एंड इस चीज से संदनम इतना ज्यादा डरता है, बार बार ये कहता है कि मेरा पूरा परिवार खत्म कर देगा, मेरा पूरा परिवार खत्म कर देगा। अब खत्म करेगा या नहीं ये तो आगे पता चलेगा। अब क्या हुआ था कि जब अमर कर्णन की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो जिम वाले बंदे से मिला था, तो उसी ने बताया था कि कर्णन एक प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाता था। सर आपके पास उस ब्रोथल हाउस का एड्रेस है क्या? और वो एक कार्ड के थ्रू उसका पता भी बता देता है। मैं भी पूछने गया था। अब जब अमर वहां पहुंचता है तो उसको ये पता चलता है कि ये यहाँ पे आता तो था लेकिन कभी कुछ किया नहीं। वो एक खिड़की से बाहर चले जाता था और 1 घंटे तक बस वहीं खड़ा रहता था। इस पूरी बैल्कनी टाइप के एरिया को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पे अमर को वहां पर एक ऑडियो ट्रांसमीटर मिलता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि कर्णन वहां पर कुछ लोगों की बातें सुन रहा था। अब ये सब चल ही रहा होता है, लेकिन हमको ये पता चलता है कि अमर अपनी खुद की शादी मिस कर चुका है। एक लड़की है जिससे वो अटैच्ड है, लेकिन अमर के बारे में उसको नहीं पता और वो जानना भी नहीं चाहती है। तो वो फिर भी अपनी शादी मिस करने के बाद कहता है कि चल यार मेरे से शादी कर ही ले, तो शादी कर लेते हैं एंड एवरीथिंग गोज फाइन। अब अमर को जो ऑडियो ट्रांसमीटर मिला था उसके जरिए उसको यह पता चलता है कि स्टीफन राज और 2 लोग और हैं जो इस पूरी चीज में शामिल है। मतलब ये लोग करप्ट हैं और लुंगी गैंग की मदद कर रहे हैं। और स्टीफन राज की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन वो जो बाकी बचे हुए 2 लोग हैं उनकी आज मीटिंग होनी है। तो उस मीटिंग तक अमर जब पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर वो मास्क किलर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वो अपने टारगेट को सक्सेसफुली एलिमिनेट कर देते हैं और जब अमर उनको चेस करने की कोशिश करता है तो उसमें से एक इंसान को पकड़ लेता है, हु एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी इंस्पेक्टर बिजॉय। जी हाँ, जिस बंदे को हम लोगों ने कैथी में देखा था, अब वो यहाँ पर मास्क किलर्स की स्क्वाड को ज्वाइन कर चुका है। अमर उसको इंट्रोगेट करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में वो उसको बताता है कि उन लोगों ने इंस्पेक्टर बिजॉय की पूरी फैमिली को मार दिया और इस वजह से अब वो एक मिशन पे है जिसमें उसको बदला लेना है, ड्रग फ्री सोसाइटी क्रिएट करनी है एंड ऑल दैट। और इतना ही नहीं, वो अमर को ये भी बताता है कि इनका अगला टारगेट वो दूसरा बंदा होगा। मतलब वो 3 लोगों में से अब 2 लोग मर चुके हैं, जो 3rd पर्सन है रुद्र प्रताप, उसकी बेटी की शादी है, तो 3rd टारगेट अब वही है। तो इस वजह से अमर पहुंच जाता है रुद्र प्रताप की बेटी की शादी में, जिसको प्रोटेक्शन देने का काम संदनम कर रहा है ऑलरेडी। लेकिन ये चीज भी उन किलर्स को नहीं रोक पाती। वो स्मोक ग्रेनेड्स का यूज करते हैं, स्मोक वगैरह क्रिएट करते हैं, रुद्र प्रताप को उठा करके अपनी बाइक पे बिठा करके ले जाते हैं। अब अमर जब इस बंदे को चेस करना शुरू करता है, इस मास्क किलर को जो कि रुद्र प्रताप को बिठा के ले जा रहा था, तब उसकी बीवी उसको कॉल करती है और बता देती है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। एंड ही टर्न्स आउट टू बी नन अदर देन कर्णन, या जो मरा नहीं था। हमको ये बताया जाता है कि 1980s के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ब्लैक स्क्वाड नाम की बहुत ही कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए एक स्क्वाड क्रिएट करी थी, जिनसे ना तो कोई सवाल पूछे जाएंगे, जिनका ना कोई रिकॉर्ड होगा, और वो ऐसे मिशंस को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि नॉर्मल लोग या एजेंट्स नहीं कर सकते। और इसी ब्लैक स्क्वाड की जो पायलट बैच थी, मतलब सबसे पहली बैच थी, उसका लीडर था विक्रम। आरंभ है अंत का। इसको 1986 में आने वाली एजेंट विक्रम के साथ में लोकेश कनगराज ने काफी ब्यूटीफुली कनेक्ट किया है, वो पूरी टाइमलाइंस और कैरेक्टर्स के साथ में। एंड कहने को तो कह सकते हो कि हाँ ठीक है, होमाज देने वाली बात थी, बट जिस तरह से इसको किया गया ना, इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आगे चलकर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें उन लोगों का कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी ब्लैक स्क्वाड के पायलट बैच को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और एक एक करके उनके जितने भी एजेंट्स थे उनको हंट डाउन कर दिया गया। ये टोटल 11 लोग थे, जिसमें से अब सिर्फ 4 ही बचे हैं, लेकिन इनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो अमर ये सारी इंफॉर्मेशन जोसेफ, जो कि पुलिस का हेड था, उसको दे करके निकल जाता है। जोसेफ उसको कहता है कि तू उसको पकड़ क्यों नहीं रहा? वो कहता है पकड़ना मेरा काम नहीं है, मेरा काम था तुमको इन्फॉर्मेशन देना, जो मैंने कर दिया है।
और वो सारे सबूत को श्रेड करके वहां से निकल जाता है। एंड इसके पीछे का रीजन बहुत सटल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि अमर जो है वो अपने सीनियर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, प्लस वो उसकी आइडियोलॉजी से अग्री भी करता है। उसको ये समझ में आ जाता है कि विक्रम ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन को छुपाने के लिए एक स्कैम था। मतलब वो ड्रंक नहीं है, ड्रग्स नहीं कंज्यूम करता और इन सब चीजों में उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस ये जानना है कि उसकी बेटे की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और एक ड्रग फ्री सोसाइटी क्रिएट करनी है। लेकिन फिर एक चीज और रिवील करी जाती है, और वो ये कि वो जो पुलिस चीफ था ना जोसेफ, वो एक्चुअली में सब लोगों के साथ मिला हुआ है। वो संदनम को फोन करके सारी चीज बता देता है और उसको कहता है तुम्हारे बेसमेंट में जहां तुम्हारी लैब है उसमें अमर ने बॉम्ब लगाया हुआ है। ये बात सुनकर संदनम पागल हो जाता है। वो सबसे पहले तो एक गुटखा दबाता है और फिर अपने पूरी फैमिली को धीरे धीरे करके बाहर निकाल लेता है। लेकिन फिर भी उसके घर में एक ब्लास्ट होता है एंड समवन एंड्स अप डाइंग। तो संदनम अब जो रिवेंज ड्रिवन हो चुका है, वो सबसे पहले क्या करता है कि अमर की बीवी को उठा लेता है और उसको निपटा देता है। इसके बाद उसको अब क्योंकि विक्रम के बारे में पता चल चुका है, तो वो उसके घर में अटैक कर देता है, जहां पर उसका ग्रैंड चाइल्ड और उसकी माँ और एक बाई है। अब जब ये लोग घर में अटैक करने पहुंचते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वो काम करने वाली मेड एक्चुअली में उसी ब्लैक स्क्वाड की एजेंट टीना है। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी एक्सपर्ट होती है और बहुत सारे लोगों को निपटा देती है। बिफोर सकम्बिंग विक्रम वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसको पता चलता है कि उसका ग्रैंड चाइल्ड अभी भी ठीक है और फिर वहां पर एक बढ़िया सी एक्शन सीक्वेंस होती है। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि उन्हीं मास किलर्स में से एक अब जोसेफ के घर पहुंच चुका है, who actually turns out to be अमर। क्योंकि अब अमर की वाइफ की डेथ हो चुकी है तो ही इज नॉट हैप्पी। वो पहले बोलता है कि मेरे इमोशंस यहां नहीं यहां है, बट ही इज एक्सट्रीमली इमोशनल राइट नाउ। वो जोसेफ को वहीं पर निपटा देता है और विक्रम की गैंग को ज्वाइन कर लेता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि विक्रम की एक्शन सीक्वेंस अभी भी चल रही है। वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए दूध बनाने जाता है, वहां पर कई लोगों को मारता है एंड इट इज एब्सोल्यूट सिनेमा। अब जब विक्रम अपने ग्रैंड चाइल्ड को बिठा करके अपने घर से ले जा रहा होता है, तब कुछ लोग उसको चेस कर लेते हैं एंड दे रियलाइज कि वो चेस नहीं कर रहे थे, वो विक्रम उनको चेस करवा रहा था। वो उनको उसी लोकेशन पर ले जाता है जहां पर वो जो स्टार्टिंग में एरिथ्रोजाइलम का कंटेनर था ना, वो रखा हुआ है। ये देखकर संदनम और उसका पूरा गैंग वहां पे पहुंच जाता है एंड वी गेट अ वेरी कूल क्लाइमैक्टिक बैटल। सबसे पहले तो हमको ये पता चलता है कि वो जो जिम वाले अंकल थे ना, वो भी एजेंट है। उसके अलावा जो विक्रम का ड्राइवर था वो भी एक एजेंट है और ये दोनों अपने आप को पूरी बैटल में सैक्रिफाइस कर देते हैं। और एक ब्लास्ट में अमर के ग्रैंड चाइल्ड की सांसें रुक जाती हैं, जिसको अमर एक्चुअली सीपीआर देखकर फिर से रिवाइव करता है। लेकिन संदनम और उसके पूरे गैंग को रोकने के लिए विक्रम साहब जो है वो M2 ब्राउनिंग नाम की एक बहुत HMG उठा लेते हैं, मतलब एक बहुत ही हेवी मशीन गन जिसको दद ऐसे चलाना शुरू करते हैं एंड ही ब्लोज एवरीवन अवे। आखिरी में संदनम बचता है, जिसके साथ एक बढ़िया सी एक्शन सीक्वेंस है जिसमें वो गुटखा दबाता है, इनसे लड़ने की कोशिश करता है, बट विक्रम भाई तबाह कर देता है वो आदमी इसको, और उसके बाद बांध के पूरा ब्लास्ट में निकल जाता है। हालांकि संदनम की बॉडी हमको देखने को नहीं मिली, बट ही इज प्रेज्यूम्ड डेड। लेकिन हाँ, बातों बातों में विक्रम को यह भी पता चल जाता है कि संदनम इस पूरे ऑपरेशन का लीडर नहीं है। संदनम के ऊपर भी एक बंदा था और वो कौन है उसको लेकर वो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। लेकिन मूवी के क्रेडिट्स रोल होने से पहले हम एक सीक्वेंस और देखते हैं जहां पर काफी सारी गाड़ियां निकल के आती हैं और उस गाड़ी में से निकलता है रोलेक्स। इसकी गर्दन पे वही बिच्छू का सिंबल है जो हम लोगों ने उन बोरियो के ऊपर देखा था, विच मीन्स कि वो इस पूरी गैंग को चलाने वाला सबसे टॉप मोस्ट बंदा है। और इसका कैरेक्टर सूर्या ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया, मतलब मजा आ गया। वो सबसे पहले तो वहां पर मौजूद एक आदमी को निपटाता है, उसकी गर्दन ही काट देता है और एकदम साइको क्रेजी तरह से हंसता है। द थिंग टू बी नोटिस डियर कि वहां पर अनबू और अधिक आलम अभी भी मौजूद हैं और इसी भीड़ में विक्रम भी रोलेक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। एंड फिर तुम सोचने लगोगे कि हाँ, इसके थर्ड पार्ट में शायद हमें इस पूरी चीज का कंक्लूजन या फिर आगे की कहानी जानने को मिलेगी, तो नहीं। लोकेश कनगराज हैड कंप्लीटली डिफरेंट प्लान्स, क्योंकि वहां पर आते हैं लियो। तो थालापति विजय के साथ में लोकेश कनगराज ने कंप्लीटली डिफरेंट मूवी बनाने का फैसला किया, जिसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये एलसीयू से कनेक्टेड नहीं है, बट इट काइंड ऑफ टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट। हाँ, ये वो मूवी नहीं है जो एलसीयू की कहानी को आगे बढ़ाती है जितना विक्रम ने किया था, बट ये एक ही शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट है, ये बात भी कंफर्म हो जाती है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है पार्थिबन के साथ में। ये एक नॉर्मल कॉमन मैन है जो हिमाचल के एक छोटे से गाँव में अपने 2 बच्चों और एक बीवी के साथ में रह रहा है, एक बेकरी चलाता है एंड ही इज कंप्लीटली फाइन। हाँ, गांव में हाई ना खुला छूट जाता है तो उसको पकड़ने के लिए भी इसी को बुलाते हैं, जो काफी हीरोइक तरीके से कैप्चर कर भी लेता है। लेकिन फिर इनके गांव में कुछ किलर लोग पहुंच जाते हैं जिनको पैसों की जरूरत है। ये कलेक्टर का मर्डर करके आए थे, लेकिन जिस आदमी के लिए इन्होंने ये काम किया था उसने उनको अबैंडन कर दिया, तो अब इनके पास ना पैसा है और ना छुपने की जगह। तो वहां के लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही ये पहुंचते हैं पार्थिबन की बेकरी में। इनको देखते ही पार्थिबन समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, बेकरी बंद हो चुकी है, लेकिन ये आदमी बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और फिर वहां पर एक एक्शन सीक्वेंस होती है जब वो उसकी बेटी और वहां के एक वर्कर को थ्रेटन करते हैं, तो पार्थिबन अपने आप को रोक नहीं पाता, ही गोस क्रेजी
एंड किल्स देम ऑल। अब इस पूरी चीज की वजह से पार्थिबन के ऊपर एक कोर्ट केस चलता है और हमको ये पता चलता है उसी बीच की वो एक एक्सपर्ट मार्क्समैन है। और फिर इसके बाद सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि इतना मीडिया कवरेज मिल चुका है तो पार्थिबन का चेहरा पूरी नेशनल न्यूज में। और इसी बात से तेलंगाना की एक ड्रग्स फैक्ट्री में कुछ लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं पार्थिबन को ढूंढने के लिए। अब इधर कई दिनों तक पार्थिबन अपने घर से नहीं निकलता क्योंकि उसको डर लगता है कि कोई उसको मारने आएगा, बदला लेने आएगा। फिर भी वो कोशिश करते हैं क्योंकि अब राशन खत्म हो चुका है तो मार्केट जाए और कुछ सामान ले आए। वहां पर पार्थिबन के ऊपर एक बार फिर से अटैक होता है, वो उन लोगों को बहुत ब्रूटली मार देता है। और फिर पुलिस वालों के पास जाकर कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे पुलिस वालों की प्रोटेक्शन दे दो। अब इसमें वो एक छोटा सा क्लॉज ये भी रखता है कि जो भी उसको बचाने के लिए आएगा वो उसके गांव ट्रिची का हो एंड इनकम्स नेपोलियन। ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने ट्रिची में वो जो पूरा मिनी गन वाला कांड हुआ था उसका क्रेडिट ले लिया था, और क्योंकि नाम में इतनी शान है तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ प्रोटेक्शन दे दो हिमाचल में। लेकिन आने वाला नेपोलियन अकेला नहीं था, क्योंकि अगले दिन बेकरी में पार्थिबन के सामने एक लड़की बैठी होती है जिसको वो तो नहीं पहचानता लेकिन हम लोग पहचान देते हैं, क्योंकि विक्रम वाली वही प्रोस्टिट्यूट है जिसके पास कमल हसन का कैरेक्टर जाया करता था, और वो अपना वही प्लेजर इज ऑल माइन वाली चीज लिख के एक नैपकिन पे छोड़ जाती है, विच मीन्स की चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हैं। अब ये तो चल ही रहा था, लेकिन तभी पार्थिबन को पता चलता है कि उसके कैफे में एक और बंदा आया हुआ है जो उसके लिए पूछ रहा है। वो पार्थिबन को देखकर उसको कहता है कि तू पार्थिबन नहीं, मेरा बेटा लियो है, मेरा बेटा। लेकिन पार्थिबन उसको कहता है देख भाई, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं, मुझे नहीं पता कितनी शक्कर तू लेता है, कितने चम्मच चीनी खाता है, मेरे को नहीं पता, कॉफी पी और निकल। और हालांकि इस पूरे कन्फ्रंटेशन के बाद एंटनी दास वहां से निकल तो जाता है, लेकिन वो उसकी फैमिली को हॉन्ट करना शुरू कर देता है। एक दिन पार्थिबन की बीवी मार्केट में घूम रही होती है तो उस पर कोई अटैक करता है जिसको आकर एंटनी ही रोकता है। तो इस बात से उसकी वाइफ काफी परेशान हो जाती है और पार्थी को समझ में नहीं आता कि वो इस चीज को सॉल्व करे तो करे कैसे। वो अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, कैमरेज लगाता है ताकि उनको और बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन उसकी वाइफ और उसका एक दोस्त, इन दोनों का भरोसा उसके ऊपर डगमगाने लगता है। उसकी वाइफ उसके बचपन के रिकॉर्ड्स चेक करवाने के लिए निकल जाती है, उसका जो दोस्त होता है वो एक कैदी से मिलने जाता है और उस कैदी के थ्रू हमें लियो की बैक स्टोरी बताई जाती है। हमें ये पता चलता है कि लियो दास नाम का एक बहुत ही रूथलेस गैंगस्टर था कई सालों पहले, जो कि एंटनी दास का बेटा था। ये लोग एक ड्रग्स की फैक्ट्री चलाया करते थे और एंटनी दास जो था वो फैक्ट्री चलाने से ज्यादा इंसानों की बलि देना पसंद करता था। अब यहाँ पर एक बहुत ही की चीज और रिवील करी जाती है और वो ये कि लियो दास अकेला नहीं था, उसकी एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम था एलिसा, और ये दोनों साथ मिलकर पूरे ऑपरेशंस को चलाते थे। इस बात से इनके चाचा हैरल्ड दास बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो इनके पिता एंटनी को थोड़ा सा गैसलाइट करते हैं अपने खुद के बेटे की बलि देने के लिए। वो लियो को बांध के कहता है कि देख, मैं तेरे को नहीं मारा, तेरी बहन की बलि दूंगा, और इस बात से लियो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, अच्छी खासी फाइट होती है। दे ट्राई टू एस्केप, लेकिन इस प्रोसेस में वो पूरी फैक्ट्री को जला देते हैं और फिर हैरल्ड जो है वो उसकी बहन को मारता है और एंटनी लियो को गोलियां मार देता है। अब पार्थिबन की बीवी और उसके दोस्त को इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पार्थिबन और लियो अलग अलग लोग हैं। मतलब उनको लगता है कि लियो नहीं है, पार्थिबन अलग इंसान है और बस शक्ल मिलती है दोनों की। अब जब पार्थिबन को इस बारे में पता चलता है कि उसकी खुद की बीवी उस पर शक कर रही थी, तो भाई गजब का ड्रामा, मतलब खतरनाक, मतलब रोए जा रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, बेटी को भयंकर ड्रामा चल रहा है। अब ये ड्रामा क्यों है ये तुमको आगे पता चलेगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी पराये मर्द के साथ प्यार। अब क्या होता है कि एंटनी दास पार्थिबन के बेटे को किडनैप कर लेता है। वो कहता है कि मैं समझ गया हूं तू लियो ही है और अब तेरे अंदर के जानवर को बाहर निकालने का सिर्फ यही तरीका है। तो एक बहुत ही बैडास हाईवे चेस सीक्वेंस देखने को मिलती है जिसके वीएफएक्स थोड़े ऊपर नीचे थे, लेकिन इस चेस के एंड में एंटनी दास की मौत हो जाती है। मतलब पार्थिबन उसको निपटा देता है, लेकिन उसको ये पता चलता है कि उसका बेटा यहाँ पर भी नहीं है, वो सीधे वहीं उसकी ड्रग्स वाली फैक्ट्री में पहुंच चुका है। तो पार्थिबन पूरा बोरिया बिस्तर बांधता है और पहुंच जाता है ड्रग्स वाली फैक्ट्री में, जहां पर उसकी मुलाकात होती है हैरल्ड दास से। वो हैरल्ड को कहता है देख भाई, मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं अपनी बहन के बारे में, मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता, मेरे बेटे को दे दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद वो लोग उसको मारना शुरू करते हैं। पार्थिबन उनसे लड़ता है, उन सबको हराता चला जाता है और इस पूरी चीज में ना तुमको समझ में आने लगेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मतलब एक कॉमन मैन जो बस एक हिमाचल की पहाड़ियों में एक बेकरी चला रहा है, उसको कैसे ऐसे मार्शल आर्ट्स कुंफू बुंफू आ रहे हैं। तो बस आखिरी में जब हैरल्ड अकेला बचता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से पार्थिबन ने रगड़ दिया, वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, तू नहीं है, तू लियो नहीं है, तू पार्थिबन है और इसलिए मैं तेरे को छोड़ने के लिए तैयार हूं, जा चले जा, सब भूल जाऊंगा, मैं सब भूल जाऊंगा। फिर इसके बाद मूवी की सबसे बेस्ट सीक्वेंस जहां पे थलापति विजय की एक्टिंग एकदम शाइन करती है।
साला तेरे को तो उसी दिन ठोक देना चाहिए था ना, मिस्टेक हो गया। अपने अंकल को उड़ा देता है, ये सारी चीजें उसका बेटा देख लेता है। उसके बाद उसको घर लेके जाता है, कहता है देख घर पे नहीं बताने का, लियो मर चुका है, मैं वो अपना पार्ट पीछे छोड़ आया हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में। एंड दे आर लाइक ठीक है पापा। तो अब घर पे एवरीथिंग इज फाइन। लियो अपना पूरा खानदान, वो ड्रग्स वाली फैक्ट्री वगैरह सब कुछ जला के आ गया, तो उसको पीछे से आकर के अब कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन फिर उसके पास एक कॉल आता है जिसको विक्रम ने किया होता है, और उसको कहता है एक ड्रग्स की फैक्ट्री जलाने से क्या होगा, तो पता है देश में कितनी सारी है। और बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ना तो हमको कमल हसन की शक्ल दिखाई जाती है, और रोलेक्स की तो खैर बात करो ही मत। लेकिन हाँ, मतलब इस प्रोसेस में नेपोलियन का थोड़ा बहुत एक्शन होता है, थोड़ा बहुत उसके पुलिस वाले दोस्त की कहानी, और फिर वो हाइना जो स्टार्टिंग में पकड़ा था ना, वो भी निकल के आता है। मतलब कहीं कहीं पे चीजों को कनेक्ट किया हुआ है। बट या दिस इज द लास्ट जो हम लोगों ने एलसीयू के बारे में देखा था, जाना था। और अब कूली के साथ में क्या होगा, वी हैव नो आइडिया। ऑल्दो लोकेश कनगराज ने ये बात मल्टीपल टाइम्स बोली है कि कूली मूवी जो है वो एलसीयू का पार्ट नहीं है, लेकिन कोई घंटा नहीं मानने वाला, स्पेशली तब जब आपने लियो में सबको धोखा दे दिया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एलसीयू की कहानी को ये एज सच आगे ना बढ़ाएं, लेकिन फिर भी आई स्टिल फील कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। मतलब रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन को आपके सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्वॉल्व करने का मौका है, ऐसे तो नहीं जाने दोगे आप। बट या देखते हैं जो भी होगा। अच्छी बात यह है कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे। मिलते हैं, टाटा। तो लाइक करो यार, लाइक सब्सक्राइब, बाय।